हेलो गाइस, मैं हूं आदर्श और आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे जो है फिजिक्स के एंट्रेंस एग्जाम्स के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो आज मेरे पास है नीट, जेई मेंस और एक क्वेश्चन जेई एडवांस का, जिससे मैं ये टेक्निक आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये है पहला क्वेश्चन जो कि है जेई मेंस 2020 से। और चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। An electron of mass m and magnitude of charge mod e initially at rest gets accelerated by a constant electric field capital E. The rate of change of de Broglie wavelength of this electron at time t ignoring relativistic effects is. तो पूछा है rate of change of de Broglie wavelength। तो पूछा गया है rate of change of de Broglie wavelength। तो जो भी हमारा आंसर है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ का यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो जो भी हमारा आंसर होना चाहिए ये चारों में से, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो हम ये चार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, चार ऑप्शन का यूनिट चेक कर लेते हैं। अगर कोई भी ऑप्शन का यूनिट मीटर पर सेकंड से मैच कर गया और बाकी ऑप्शंस का यूनिट कुछ अलग अलग है, बस एक ही ऑप्शन का यूनिट मीटर पर सेकंड में है, तो वही बस करेक्ट आंसर है। तो चारों ऑप्शन का यूनिट चेक करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है। मैं नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि नेगेटिव साइन का कुछ यूनिट नहीं है और मैं अभी यूनिट निकालूंगा। तो अभी जो ऊपर h है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, और h से रिलेटेड हमको क्या फॉर्मूला पता है? E इक्वल्स टू एच न्यू। E इक्वल्स टू एच न्यू। तो h के जगह मैं लिख सकता हूँ E डिवाइडेड बाय न्यू, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में मैं कोई भी क्वांटिटी लाऊँ, E लाऊँ, न्यू लाऊँ, जो भी लाऊँ, अगर उसका यूनिट h से सेम है तो मैं वो कर सकता हूँ। और अभी मैं यूनिट ही निकालूंगा, तो यूनिट के लिए ये सब चीज़ कर सकते हैं हम। तो h की जगह मैं लिखूंगा E डिवाइडेड बाय न्यू। अभी जो नीचे E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऊपर वाला E जो है वो एनर्जी है। तो अभी इसका यूनिट क्या है? ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट है कूलम में, और इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला यूनिट है। और अभी हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि है F इक्वल्स टू Q इंटू E। तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स। तो इसका यूनिट चार्ज का यूनिट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो क्वांटिटी बनेगा वो क्वांटिटी का यूनिट भी फोर्स में ही होना चाहिए। तो मैं इसका जगह फोर्स से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि अगर जो भी क्वांटिटी जनरेट हो रहा है ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका ऐसा यूनिट फोर्स के साथ सेम है, तो मैं उसको फोर्स से रिप्लेस कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे फोर्स आओ क्या आओ उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ आ रहा है क्या उसका ऐसा यूनिट, ये जो चीज़ मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उससे सेम है क्या? अगर मेरा आंसर हाँ है तो मैं वो कर सकता हूँ। तो F इंटू टी होगा। और ऊपर है E डिवाइडेड बाय न्यू। E है एनर्जी, एनर्जी का यूनिट और वर्क का यूनिट सेम है, तो एनर्जी को मैं वर्क से रिप्लेस कर सकता हूँ। अभी वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस, फोर्स इंटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ मैं ई के जगह, और कॉस थीटा का यूनिट कुछ नहीं होता है, तो कॉस थीटा मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ एक बार के लिए। तो मैं लिखूँगा ई के जगह एफ एस, और नीचे है एफ टी और न्यू। अभी एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा इसलिए इग्नोर किया गया क्योंकि इसका कुछ यूनिट नहीं था, और कुछ जो क्वांटिटी का कुछ यूनिट नहीं है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहले नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन हम नहीं लिखे क्योंकि उसका यूनिट नहीं था, वैसे ही यहाँ पे हुआ है। अभी ये जो चीज़ जनरेट हुआ इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट मीटर में है। इसका यूनिट, न्यू का यूनिट होता है पर सेकेंड, और ये है सेकेंड और पर सेकेंड मल्टीप्लाई होने से फिर से यूनिटलेस क्वांटिटी जनरेट हुआ। तो ये जो होल क्वांटिटी है जो ऑप्शन ए में लिखा गया है उसका यूनिट मीटर के साथ सेम है, और हमारा आंसर का यूनिट होना चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। तो ऐसे करके मैं बाकी तीन ऑप्शन में चेक करने वाला हूँ, और मैं देखने वाला हूँ कि क्या एक यूनिक ऑप्शन वैसा है जिसका आंसर का यूनिट मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड है। तो जो बाकी ऑप्शन है, ऑप्शन बी सी डी, अगर इसका यूनिट निकालने की कोशिश करूँ मैं फिर से पहले से स्टार्ट करके, तो फिर से ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि सारे ऑप्शन में ये वाला चीज़ कॉमन है, ये वाला चीज़ कॉमन है। तो मैं पहले ये वाला चीज़ का यूनिट निकालूंगा, और नेगेटिव साइन मैं फिर से इग्नोर करूंगा क्योंकि नेगेटिव साइन का कोई यूनिट नहीं है। तो ये चीज़ का यूनिट क्या होगा? तो ये चीज़ का यूनिट मैं ऑप्शन ए से ही ट्रेस आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाला चीज़ के जगह मैं क्या लिखा था? अगर मैं टी को एक बार भूल जाऊँ, टी को अगर एक बार मैं भूल जाऊँ, तो इसके जगह आ रहा है टी, फिर से नहीं रहेगा। तो ये मीटर है,
ये पर सेकंड है, पर सेकंड ऊपर जाने से सेकंड बन जाएगा, तो मीटर सेकंड होगा ये चीज़ का यूनिट, मीटर सेकंड है ये चीज़ का यूनिट, फिर भी ऑप्शन ए का यूनिट मीटर ही है, तो ये चीज़ का यूनिट है मीटर सेकंड, मीटर सेकंड। और नीचे डिवाइडेड बाय रूट टी है, मतलब सेकंड टू द पावर 1/2। तो इसका जो ऑप्शन बी का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर इंटू रूट सेकेंड, जो कि फिर से हमारा आंसर का यूनिट से मैच नहीं करता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी में है मीटर सेकेंड, मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाला जो क्वांटिटी है उसका यूनिट तो मीटर सेकेंड है, और नीचे डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे आंसर से मैच करता है। फिर भी हम एक बार ऑप्शन डी का चेक करते हैं कि डी का भी अगर ये निकल गया तो हमारा ये मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। अभी नीचे वाला क्वांटिटी जो है उसमें जस्ट थोड़ा सा उल्टा है, मतलब जो ये ब्लू सर्किल में मैं यहाँ पे किया था उसका उल्टा क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट उसका उल्टा होना चाहिए, मतलब 1/वो होना चाहिए, मतलब मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इंटू टी है, इंटू टी मतलब ये सेकंड है, इंटू टी मतलब टी का यूनिट सेकंड है, तो इसका आंसर का ऑप्शन डी का आंसर का यूनिट है मीटर इनवर्स, जो कि हमारे आंसर से मैच नहीं करता है। इसीलिए बस ये एक ही ऑप्शन है जिसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये दूसरा क्वेश्चन नीट 2018 से है, और ये क्वेश्चन में क्या बोला है चलिए पढ़ते हैं। ए कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर, द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड इज म्यू एस, द मैक्सिमम सेव वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज, मतलब फाइनली वेलोसिटी ही पूछा है, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड में, तो जो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए उसका यूनिट मीटर पर सेकंड में पहले होना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले सारे ऑप्शंस का आंसर जो है, सारे ऑप्शन का यूनिट चेक कर लेते हैं एक बार। तो म्यू एस प्लस टेन थीटा, ऑप्शन 1 का बात कर रहा हूँ, म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये जो सारा चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये चीज़ यूनिटलेस है, क्योंकि म्यू एस एक नंबर होता है और टेन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, टेन ऑफ 45 इक्वल टू 10 ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 1, मतलब एक नंबर ही जनरेट कर रहा है फाइनली, तो इसका कुछ यूनिट नहीं है, ये सारे चीज़ का डिनोमिनेटर भी वही है, यूनिटलेस डिवाइडेड बाय यूनिटलेस, वो यूनिटलेस क्वांटिटी ही है। तो जो बाकी ऑप्शंस में भी ऐसा वाला जो चीज़ है ये सबका कुछ यूनिट नहीं है, मतलब ये फाइनली जो आंसर बन रहा है, ये ऑप्शन का आंसर का यूनिट जो है, वो जो फाइनल यूनिट बन रहा है वो यूनिट में ये जो क्वांटिटी है ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो इसको हम एक बार भूल सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस में ये जो चीज़ है ये सबको भूल सकते हैं, क्योंकि हमको यूनिट निकालना है फाइनली। तो ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 1 का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट जो होगा वो अंडर रूट ऑफ जी आर के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला चीज़ यूनिट में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, तो जो ये ऑप्शन का यूनिट है वो इसका भी यूनिट है। तो अंडर रूट जी आर का क्या है यूनिट है, अंडर रूट ऑफ जी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो एक्सेलरेशन है, आर है मीटर क्योंकि वो रेडियस है। तो जो फाइनली जो क्वांटिटी जनरेट हो रहा है उसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और से यहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालना था, तो ऐसा ऑप्शन हमको चाहिए जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड में है, तो ये ऑप्शन तो एक बार के लिए क्वालिफाई हो गया, पर बाद में भी अगर मीटर पर सेकंड कोई ऑप्शन में जनरेट हो जाता है तो ये मेथड फेलियर है। तो ऑप्शन 2 में एक बार चेक करते हैं, ऑप्शन 2 में अंडर रूट जी आर का यूनिट निकालते हैं, अंडर रूट जी आर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मीटर फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो जो यूनिट हो जाएगा ये क्वांटिटी का वो हो जाएगा सेकंड टू द पावर -1, तो ये ऑप्शन तो पूरा गलत है। फिर आते हैं तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन का यूनिट होगा अंडर रूट ऑफ जी बाय आर स्क्वायर के बराबर। तो अगर इसको फिर से मैं वैसे लिखूं तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जा रहा है 1 डिवाइडेड बाय रूट मीटर इंटू सेकेंड, जो कि फिर से मीटर पर सेकेंड नहीं है, तो ये भी है पूरा गलत। अभी ऑप्शन 4 में आते हैं,
ऑप्शन 4 में अंडर रूट ऑफ जी बाय आर स्क्वायर का यूनिट निकालना है हमको। तो अंडर रूट ऑफ जी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आर का होता है मीटर, तो फाइनली ये है मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट जनरेट होगा फाइनली वो हो जाएगा मीटर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय सेकंड, मीटर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय सेकंड, जो कि फिर से हमारे मीटर पर सेकंड से मैच नहीं करता है, तो ये भी है गलत। तो फाइनली ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का है और चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली इज आई, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ द पुली व्हेन m1 ब्लॉक फॉल्स बाय h। मतलब ये जो सिस्टम फिगर में दिया हुआ है इसमें एक पुली है और 2 ब्लॉक्स हैं। जब m1 ब्लॉक हाइट s से नीचे गिरता है तब पुली रोटेट करेगा। जब पुली रोटेट करेगा पुली का एंगुलर स्पीड क्या होगा वो यही पूछा है, और पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया i गिवन है। तो सबसे पहले एंगुलर स्पीड जो कि पूछा गया है, एंगुलर स्पीड का यूनिट क्या होता है वो जान लेते हैं। हम एक फॉर्मूला जानते हैं v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ओमेगा अगर हम ये फॉर्मूला से लिखना चाहें तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा v बाय आर के बराबर हो जाएगा। तो v का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, r तो मीटर है, तो इसका टोटल यूनिट सेकेंड टू द पावर -1 सेकेंड इनवर्स होता है। तो जो ये चारों में से करेक्ट आंसर है पहले तो उसका यूनिट सेकेंड टू द पावर -1 होना चाहिए। तो सब ऑप्शन का यूनिट पहले चेक करना पड़ेगा, पर ये भी टाइम टेकिंग टास्क है, इसलिए मैं कुछ कॉमन एलिमेंट निकालता हूँ सारे ऑप्शन से और पहले उसका यूनिट फिगर आउट करता हूँ। तो कॉमन एलिमेंट मैं जो देख पा रहा हूँ सारे ऑप्शन में ये वाला है। हालांकि यहाँ पे m1 माइनस m2 है, फिर भी यूनिट के हिसाब से सब सेम है, क्योंकि m1 प्लस m2 का यूनिट भी मास का यूनिट के साथ सेम होगा और m1 माइनस m2 का यूनिट जो मास का यूनिट से सेम होगा, तो दोनों एक ही बात है। तो पहले ये जो ग्रीन में किया हूँ मैं उसका यूनिट पहले मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ऊपर है m1 प्लस m2 और उसका जो आंसर निकलेगा उसका यूनिट kg में ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी है, वो ऐड होने से वही सेम क्वांटिटी जनरेट करेंगे। डिवाइडेड बाय नीचे जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये वाला क्वांटिटी है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है वो इसका भी यूनिट होगा, तभी तो इन लोग को ऐड किया गया है ना। और इनका जो रिजल्ट आएगा, जो ये दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ सेम होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है kg इंटू मीटर स्क्वायर, mr² एक फॉर्मूला था। तो फाइनली उसका यूनिट निकलता है m टू द पावर -2। मतलब ये जो चीज़ है, एक मिनट, ये जो चीज़ है ये चीज़ का फाइनली यूनिट निकल के आता है मीटर टू द पावर -2। तो सब में वैल्यू डाल के देखते हैं। ऑप्शन 1 में डालते हैं, ऑप्शन 1 में अंडर रूट के अंदर सारा चीज़ है, मीटर टू द पावर -2 इंटू जी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h का मीटर होता है, तो दोनों मल्टीप्लाई होने से हो जाएंगे मीटर टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय सेकेंड टू द पावर 2। तो इसका जो आंसर है वो सेकेंड टू द पावर -1 है। मतलब ये एक बार के लिए क्वालिफाई किया हमारा करेक्ट आंसर होने के लिए। अब ये जो दूसरा ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें है अंडर रूट ऑफ ये जो चीज़ निकला था वही क्वांटिटी है, मीटर टू द पावर -2 और बाहर है, और अंडर रूट के बाहर है, बाहर यहाँ पे लिख देते हैं g इंटू एच, मतलब मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर फाइनली तो सेकेंड टू द पावर -1 नहीं आएगा, पूरा दिख रहा है, मतलब ये तो गलत है। थर्ड क्वांटिटी भी कुछ ऐसा ही है, मतलब ये जो चीज़ हम निकाले अंदर तो वही है, बाहर जी एच है, मतलब ऑप्शन 2 के जैसा ही केस है, तो ये भी गलत है। अब जो लास्ट ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन का जो यूनिट निकलेगा वो पहला ऑप्शन से सेम होगा, क्योंकि सिनेरियो पूरा के पूरा सेम है। जो भी क्वांटिटी यहाँ पे है वैसा ही कुछ क्वांटिटी यहाँ पे है, हालांकि यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे m1 माइनस m2 है, यहाँ पे m1 प्लस m2 है, पर यूनिट के हिसाब से m1 प्लस m2 का जो यूनिट होना चाहिए m1 माइनस m2 का भी वही यूनिट होना चाहिए। मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 का यूनिट सेम आएगा, और ऑप्शन 1 का यूनिट क्या था, सेकेंड टू द पावर -1, तो ऑप्शन डी का भी यूनिट सेकेंड टू द पावर -1 आना चाहिए। मतलब ये दोनों क्वालिफाई किए अभी करेक्ट आंसर होने के लिए। तो अभी फिर हम कैसे फिगर आउट करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 4 में से ही होना चाहिए। अभी हम जानते हैं कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में डिफरेंस क्या है। ऑप्शन 1 में यहाँ पे m1 प्लस m2 है न्यूमरेटर में, ऑप्शन 4 में
m1 माइनस m2 है। और क्वेश्चन था एंगुलर स्पीड का, तो सबसे पहले एक बार के लिए मान लेते हैं m1 और m2 इक्वल हैं। अगर m1 और m2 इक्वल हैं तो क्या ये पुली मूव करता? क्या ये जो पुली है वो मूव करता? पुली मूव नहीं करता। अगर पुली मूव नहीं करता तो क्या उसका एक एंगुलर स्पीड होता? उसका एंगुलर स्पीड भी जीरो होता, क्योंकि पुली ही मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे m1 इक्वल टू m2 डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे m1 इक्वल टू m2 डालेंगे तो इसका आंसर जीरो आता है, और इसका आंसर कुछ एक क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी जनरेट होगा। ये जीरो तो होगा नहीं, पर एक फाइनाइट क्वांटिटी जनरेट होगा। पर हमारे लॉजिक के हिसाब से एंगुलर स्पीड जीरो होना चाहिए जब m1 इक्वल टू m2 है, तो उस हिसाब से ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होता है। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम नीट 2018 से है, और ये प्रॉब्लम चलिए पढ़ते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड wedge ABC ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एज शोन इन द फिगर। द wedge इज गिवन एन एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स द राइट। द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द wedge इज। मतलब ये एक wedge है और सब कॉन्टेक्ट सरफेस स्मूथ है, मतलब ये भी स्मूथ है, ये प्लेन स्मूथ है और ये ग्राउंड भी स्मूथ है। अभी यहाँ पे एक मास रखा हुआ है। अगर एक्सेलरेशन a नहीं होता तो मास क्या होता? नीचे गिरता, क्योंकि नेट फोर्स तो नीचे की तरफ लगता ना, तो मास नीचे स्लाइड करता, और ये भी स्मूथ है तो फ्रिक्शन भी रोकने वाला नहीं है। पर जब एक एक्सेलरेशन a दिया जाता है राइट में, मास m स्टेशनरी होता है, तो वो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको निकालना है जिसके लिए मास m स्टेशनरी रहेगा। तो क्या होता है जिसकी वजह से मास स्टेशनरी रहता है? जब एक्सेलरेशन a आगे की तरफ लगता है तो मास m पे एक सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगता है, और जितना नेट फोर्स है वो बैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से ब्लॉक स्टेशनरी रहता है। अगर मैं a का वो वैल्यू का बात करूं जिसके लिए ब्लॉक स्टेशनरी है, तो वो वैल्यू में सारे फोर्स नेट फोर्स जो है ब्लॉक पे वो जीरो हो जाएगा। अभी जितना भी ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं, सब में a इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ थीटा है, कॉस थीटा, साइन थीटा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले थीटा को 0 डिग्री पुट करता हूं। अगर थीटा 0 डिग्री होता मतलब ये सरफेस मतलब एक फ्लैट सरफेस होता, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होता ये वाला, और यहाँ पे m ब्लॉक रखा हुआ होता। अभी अगर ऐसा सिनेरियो है, मतलब थीटा जीरो है तो ये ऐसा दिखेगा कुछ। अगर थीटा जीरो है तो ब्लॉक मूव करना ही नहीं है, मतलब ब्लॉक मूव करेगा ही नहीं, तो हमको एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन का ज़रूरत नहीं है जिसके लिए ब्लॉक को हम इक्विलिब्रियम में रख सकें। ब्लॉक पहले से ही इक्विलिब्रियम में है अगर थीटा जीरो है। तो ये ऑप्शन लोग में अगर मैं थीटा जीरो पुट करूं तो a का जीरो वैल्यू आना चाहिए, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 1 में अगर थीटा जीरो पुट किया जाए तो a इक्वल टू जी आएगा, ये cos 0 1 होता है। ऑप्शन बी में अगर थीटा की जगह जीरो पुट करूं मैं तो नीचे जीरो हो जा रहा है, मतलब a इन्फाइनाइट, जो कि फिर से गलत है। अगर यहाँ पे जीरो पुट करूँ, इसको थोड़ा अच्छे से लिखा जाए तो ये जी साइन थीटा होगा। अगर यहाँ पे मैं जीरो पुट करता हूँ तो a जीरो हो रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे अगर थीटा जीरो पुट करूँ तो a जीरो हो रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों तो गलत हैं, बाकी ये दोनों से हमको डिसाइड करना है क्या करेक्ट है क्या नहीं है। अभी मैं सोचता हूँ थीटा 90 डिग्री है, थीटा को 90 डिग्री देख के सोचते हैं क्या सिनेरियो जनरेट हो रहा है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये ऐसा कुछ है, मतलब ये है a, ये है b और ये है c। ये था थीटा, वो 90 हो गया, और ब्लॉक m यहाँ पे है ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा ड्राइंग में गड़बड़ हो गया। तो अभी जो है वो मास का टेंडेंसी है नीचे जाने का, तो a कैसे लगना चाहिए ताकि मास रेस्ट में आए, मास मूव ना करे। तो अगर मैं एक्सेलरेशन a से उसको लेता हूँ तो मास m पे एक सूडो फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, तो जो एक्सेलरेशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दूंगा उसका इफेक्ट मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखने को मिलेगा। मतलब ये इसका नीचे डाउनवर्ड मोशन को कभी रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि ये इसका काम ही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इम्पार्ट करना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इम्पार्ट करके ये मास को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये मास को रोकने के लिए हमको एक अपवर्ड फोर्स चाहिए इसके वेट के बराबर। इसका वेट mg है, तो हमको एक अपवर्ड फोर्स mg चाहिए इसको रोकने के लिए। पर ये जो एक्सेलरेशन है ये बस पीछे की तरफ फोर्स लगा पा रहा है, इसीलिए ये केस में a का कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगा। मतलब a हम जितना भी लगा लें ये तो मूव करना ही करना है। तो थीटा 90 डाल के देखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है a इक्वल्स टू जी, मतलब a का एक वैल्यू मिल रहा है हमको जिसके लिए वो ब्लॉक स्टेशनरी हो जा रहा है।
तो ये ऑप्शन के हिसाब से हमको एक वैल्यू मिल रहा है ए इक्वल टू जी, जिसके लिए ब्लॉक स्टेशनरी है, पर हम जानते हैं कि ए का कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये वाले केस में ब्लॉक स्टेशनरी हो, इसलिए ऑप्शन 3 स्ट्रेट अवे गलत हो गया और ऑप्शन 4 इसलिए करेक्ट आंसर है। तो ये है जेईई मेंस 2019 का प्रॉब्लम, और इसमें बोला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 स्क्वायर प्लेट्स ऑफ साइड ए। मतलब ये जो प्लेट्स दिखाया है ऊपर नीचे, ये 2 प्लेट्स एक्चुअल में स्क्वायर प्लेट्स हैं जिनका सरफेस इनटू द प्लेन एक्सटेंड कर रहा है। मतलब ये ऐसे इनटू द प्लेन एक्सटेंड कर रहा है, ये भी एक्सटेंड कर रहा है, नहीं दिखाया है। हम भी नॉर्मली जब पढ़ते हैं कैपेसिटर हम भी ऐसे दिखाते हैं, हम इसका पूरा प्लेन नहीं दिखाते हैं, तो उस हिसाब से ये भी ऐसे ही दिखाया है। तो पहले से आपको समझ जाना है कि ये एक स्क्वायर प्लेट है, मतलब ये प्लेट का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है और इसका साइड लेंथ ए दिया है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये प्लेट का एरिया। सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी, द लोअर ट्रायंगुलर पोर्शन इज फिल्ड विथ ए डाई इलेक्ट्रिक ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। तो लोअर ट्रायंगुलर पोर्शन एक डाई इलेक्ट्रिक से फिल्ड है, तो हमको ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। तो जो अपर ट्रायंगुलर पोर्शन है, अपर ट्रायंगुलर पोर्शन में तो बस एयर है, अपर ट्रायंगुलर पोर्शन में एयर है, और एयर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 होता है, के इक्वल टू 1 होता है एयर के लिए। तो अगर k इक्वल टू 1 होता, अगर k इक्वल टू 1 होता तो ये ऐसा वाला केस बन जाता, मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे एयर ही होता। k इक्वल टू 1 एयर के लिए वैल्यू है, तो अगर k का वैल्यू 1 होता तो ये डाई इलेक्ट्रिक एक्चुअली में एयर ही होता, तो हर जगह एयर ही होता। तो ऐसे वाले केस में हम जानते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जहाँ पे ए होता है एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो ये वाले केस में क्या हो जाएगा, ये वाले केस में हो जाएगा ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय डी कैपेसिटेंस। तो सारे ऑप्शन में एक बार हम k इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 4d आएगा, डिवाइडेड बाय 4d आएगा, जो कि गलत आंसर है। लास्ट ऑप्शन में पुट करते हैं k इक्वल टू 1, लास्ट ऑप्शन में पुट करते हैं तो आता है ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2d, जो कि गलत है। ये वाले ऑप्शन में पुट करते हैं k इक्वल टू 1, तो ये वाला चीज़ तो 0 बन गया, क्योंकि ln ऑफ 1 0, 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी, तो ये एक्चुअली में 0 है, तो 0 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से B हो गया। पर अगर B को भी चेक करना है तो हम चेक करते हैं, तो बाहर k है, k इक्वल टू 1 चलता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय d, और जो नीचे जो क्वांटिटी है वो है 0, और ऊपर जो क्वांटिटी है ln के वो भी 0 है, वो भी 0 है। तो ये एक्चुअली में इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है, मतलब इसका एक्चुअल आंसर हम लोग लिमिट्स यूज करके डिटरमाइन करते हैं। जब 0/0 फॉर्मेट आता है तो इसको ऐसे नहीं बोलना है कि ये 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग तो ये भी 0 है तो ये भी गलत है, ऐसे तो सारा ऑप्शन गलत हो गया। ये एक्चुअली में इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है, जहाँ पे न्यूमरेटर भी 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है, उस टाइम में ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो पहले बात है कि अलग ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दीजिए। अगर ऐसा कुछ आपको नहीं पता है 0/0 सॉल्व करने का तरीका, तो सारा ऑप्शंस को अगर आप एलिमिनेट करने से ऑप्शन बी ही बचता है, तो ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट आंसर। ये है नीट 2016 का प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम में बोला है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड ए फोटोन हैव सेम एनर्जी E, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, तो उनका वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। तो सपोज लैम्बडा E है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैम्बडा P है वेवलेंथ ऑफ फोटोन, तो हमको ये चीज़ पूछा है, और ये चीज़ रेशियो है वेवलेंथ का बेसिकली, तो ये चीज़ एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो हमारा जो आंसर है, आंसर भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी जनरेट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं E/2m का यूनिट निकालने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि E/2m अगर निकल गया तो ये इसको मैं ये क्वेश्चन में भी यूज कर सकता हूँ और ये क्वेश्चन में भी उसको रिवर्स करके यूज कर सकता हूँ। तो E/2m का यूनिट क्या है, E है एनर्जी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सेम एनर्जी E, तो E को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो ये बन रहा है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे जो 2 है उसका तो कुछ यूनिट है नहीं, और m का यूनिट है मास, m फॉर मास, तो मास है kg, तो kg गया, और इसका अंडर रूट लेना है। E/2m का यूनिट तो ये है, पर ऑप्शन 1 को अगर मैं चेक करूँ तो ये है अंडर रूट ऑफ मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कभी भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी दे ही नहीं सकता है, कभी भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी दे ही नहीं सकता है।
अभी ऑप्शन सी में बोला है 1/c इंटू ये क्वांटिटी का उल्टा का रूट अंडर, मतलब 1/मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मैं बस यूनिट चेक कर रहा हूँ, तो बाहर जो 1/c है उसका यूनिट होगा सेकंड पर मीटर, और अंदर जो बन के बाहर निकलेगा वो हो जाएगा 1/मीटर मीटर, और ऊपर हो जाएगा सेकंड। तो ये चीज़ तो यूनिटलेस बनता ही नहीं है, तो ऑप्शन 3 भी गलत है। ऑप्शन 4 में अगर मैं पुट करता हूँ तो 1/c जिसका यूनिट है सेकंड पर मीटर, और स्क्वायर रूट के अंदर है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली में एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो ये एक बार के लिए क्वालिफाई करता है। इसको चेक करते हैं, अगर इसका यूनिट अलग कुछ आता है, मतलब इस यूनिटलेस क्वांटिटी अगर ये जनरेट नहीं होता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पहले 2me मतलब me, 2 का कुछ तो यूनिट है नहीं, m है kg, m का है kg, e का है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका अंडर रूट लेना है, ये क्वांटिटी, ये यूनिट का अंडर रूट लेना है, उसके बाद c मल्टीप्लाई करना है। तो इसका अंडर रूट लेने से बनेगा kg मीटर पर सेकंड बनेगा, kg मीटर पर सेकंड, और बाहर जो चीज़ है वो मीटर पर सेकंड है, c स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी फिर से नहीं देता है, तो वो हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है ये जेईई में 2020 का क्वेश्चन है, इसी साल का, और ये था नीट 2016 का प्रॉब्लम। ये दो प्रॉब्लम पूरा मैच करता है, बस डिफरेंस यही है कि आप इसको यूनिट वाले मेथड अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप इसमें यूनिट वाला मेथड अप्लाई करते हैं तो आप इजीली ये दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर पाएंगे, पर ये दो ऑप्शन का जो यूनिट होगा वो सेम आएगा, मतलब ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी जनरेट होगा और ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी जनरेट होगा। तो आपको करेक्ट आंसर जानने के लिए इसको एक्चुअली में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है जेईई में 2019 का प्रॉब्लम, और इसमें बोला है ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ f2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r fits exactly into a plano concave lens, focal length f1, refractive index mu1, radius of curvature r, their plane surfaces are parallel to each other, then the focal length of the combination will be। मतलब ये जो पहला लेंस है, ये लेंस है प्लेनो कनकेव लेंस, और ये वाला जो है वो है प्लेनो कनकेव लेंस। और ये दो लेंस का जो प्लेन सरफेस है ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल हैं, और जब हम ये दोनों को पास में लाते हैं तो ये लोग एग्जैक्टली फिट करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, एग्जैक्टली फिट करके एक रेक्टेंगुलर फिगर बना रहे हैं इन लोग। तो जब हम ऐसे फिगर बनाते हैं इन लोगों को पास लाके, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा पूछा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं μ1 इक्वल्स टू μ2 बोला, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मतलब ये एक यूनिफॉर्म, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म है हर जगह। मतलब एक ऐसा सिनेरियो हो गया जैसे कि ये एक ग्लास स्लैब है, तो ये एक ग्लास स्लैब ही हो गया, क्योंकि ग्लास स्लैब में क्या होता है, अगर मैं ये सेक्शन पिक करूं या फिर ये सेक्शन पिक करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमेशा सेम ही रहता है, तो ये एक ग्लास स्लैब हो गया इनडायरेक्टली। तो अभी अगर मैं ग्लास स्लैब के थ्रू दो पैरेलल रे पास करवाता हूँ, तो मैं अगर ये रे का बात करूँ, ये रे जब निकलेगा ग्लास स्लैब के अंदर बाहर, ये रे जब निकलेगा ग्लास स्लैब के बाहर, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे से पैरेलल होगा, क्योंकि ये ग्लास स्लैब में नॉर्मली क्या होता है, अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है तो जो रिफ्रैक्टेड रे निकलता है वो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे का डॉटेड लाइन है, तो इससे पैरेलल ही है, बस थोड़ा सा कुछ शिफ्ट हो जाया रहता है। ऐसे ही इसका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इससे ही पैरेलल होगा, तो ये रे का जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इससे पैरेलल होगा, मतलब कुछ ऐसे निकलेंगे। और ये दोनों पहले से ही पैरेलल थे, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे, मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में मीट ही नहीं कर रहा है, मतलब इसका फोकस एक्चुअली में इन्फिनिटी में है, तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए। इसीलिए मैं कोई भी ऑप्शन में अगर μ1 इक्वल टू μ2 पुट कर देता हूँ, तो अगर मेरा आंसर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो वो करेक्ट आंसर
है एक हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पे म्यू वन इक्वल टू म्यू टू पुट करता हूँ तो ये इन्फिनिटी में टेंड कर रहा है। यहाँ पे फोकल लेंथ ही पूछा है और हम जानते हैं फोकल लेंथ इन्फिनिटी को टेंड करेगा अगर म्यू वन इक्वल टू म्यू टू है तो। और बाकी ऑप्शन में तो म्यू वन म्यू टू दिख ही नहीं रहा है, मतलब बाकी ऑप्शन के हिसाब से जो फोकल लेंथ है वो म्यू वन म्यू टू डिपेंडेंट नहीं है, जो कि गलत है। म्यू वन म्यू टू डिपेंडेंट होना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो बाकी ऑप्शन में म्यू वन म्यू टू डिपेंडेंट क्यों नहीं है, या फिर क्या फोकल लेंथ जो बन रहा है वो F1 F2 डिपेंडेंट है? तो उसके लिए मैं रिवर्स केस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब सपोज सबसे पहले हमारे पास एक ग्लास स्लैब था, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था। सपोज मैं ये ग्लास स्लैब को कट करता हूँ, सपोज ये हिसाब से मैं ऐसे हिसाब से कट किया, तो जो नए लेंस मिले मेरे को, जो नए लेंस मिले उन लोगों का फोकल लेंथ कुछ कुछ अलग अलग होगा, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा। जो फोकल लेंथ होगा ये दोनों का वो डिपेंड करता है मैं कैसे कट किया हूँ। तो अगर मैं ऐसे कट किया हूँ तो इन दोनों का फोकल लेंथ डिफरेंट होगा, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है और फोकल लेंथ डिफरेंट है। पर जब मैं ये दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो ग्लास स्लैब भी बनेगा, क्योंकि ग्लास स्लैब से ही मैं तोड़ा था। तो जब मैं ये दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो ग्लास स्लैब बना, और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मतलब फोकल लेंथ जो था वो इन्फिनिटी था। तो इसका फोकल लेंथ कुछ भी हो, इसका भी कुछ, इसका F1 हो सकता है, इसका F2 हो सकता है। अगर मैं किस दूसरे हिसाब से कट मारता हूँ तो F1 ये हिस्सा का फोकल लेंथ कुछ अलग हो सकता है, ये हिस्सा का फोकल लेंथ कुछ अलग हो सकता है। पर फाइनली अगर हम इन लोगों को ज्वाइन करते हैं तो यही ग्लास स्लैब मिलेगा जिससे मैं तोड़ा था इन दोनों को। और ये ग्लास स्लैब का फोकल लेंथ क्या है, इन्फिनिटी है। तो एक्चुअली मैं फोकल लेंथ डिपेंडेंट नहीं है। जो दो कॉन्स्टिट्यूटिंग लेंस है जिसको ज्वाइन करके ग्लास स्लैब बन रहा है उनका फोकल लेंथ कुछ भी हो सकता है, पर जो फाइनली जो फिगर बन रहा है वो ग्लास स्लैब है। तो गाइज ये है जेईई एडवांस 2017 का प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम में बोला है कंसीडर रेगुलर पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल्स टू 3, 4, 5 डॉट 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 एज शोन इन द फिगर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। तो जैसे यहाँ पहले से ही सेंटर ऑफ मास दे रखा है, हाइट h ग्राउंड से हाइट h के दूरी पे है सब फिगर के लिए, सब पॉलीगॉन के लिए। दे रोल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस अबाउट द लीडिंग वर्टेक्स विदाउट स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग एज डिपिक्टेड। मतलब जो लीडिंग वर्टेक्स है, जो आगे वाला वर्टेक्स है, उसके अबाउट ये लोग रोटेट कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई एक प्रेस कर रखा है ये फिगर को, और इसके अबाउट ये लोग रोटेट कर रहे हैं। कोई होल्ड किया है यहाँ पे और उसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ये फिगर। हर फिगर वैसा ही रोटेट कर रहा है। द मैक्सिमम इंक्रीमेंट इन द हाइट ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर ईच पॉलीगॉन इज दिस, देन दिस डिपेंड्स ऑन n एंड h एज। मतलब जैसे ये मूव कर रहा है, जैसे इसको रोटेट करवाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास तो एक जगह पे फिक्स्ड है, पर ग्राउंड से उसका हाइट चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसको रोटेट करवाया गया। अभी ये वाले सिनेरियो में, ये वाले इंस्टेंट में इसका सेंटर ऑफ मास फिर से यहाँ कहाँ होगा, तो उसका हाइट ग्राउंड से एक अलग है। ऐसे ही जैसे रोटेट करेंगे हर इंस्टेंट में सेंटर ऑफ मास का हाइट ग्राउंड से अलग अलग होगा। तो पूछा गया है मैक्सिमम हाइट क्या है, मतलब मैक्सिमम इंक्रीमेंट इन हाइट, मतलब ये वाले लेवल से मैक्सिमम कितना हाइट जा सकता है सेंटर ऑफ मास जब हम ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसका आंसर हम निकालेंगे। इसके लिए हम बाकी सब फिगर एक बार भूल जाते हैं, हम बस स्क्वायर के लिए देखते हैं। स्क्वायर के लिए थोड़ा इजी है, स्क्वायर के लिए देखते हैं। तो स्क्वायर के लिए तो n इक्वल्स टू 4 होता है। तो जब रोटेशन स्टार्ट नहीं हुआ था तो सिनेरियो कुछ ऐसा था, मतलब ये वाला फिगर काम में था। ये दो फिगर को एक बार भूल जाते हैं। अभी ये एक स्क्वायर है, हम जानते हैं स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स में होता है। तो मैं बस अभी ये वाला डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, ये वाला डायगोनल। तो ये वाला डायगोनल कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब डायगोनल तो यही है, बस एक्सटेंड किया गया है लाइन को थोड़ा। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट के अबाउट स्क्वायर रोटेट कर रहा है, ये वाला पॉइंट के अबाउट स्क्वायर रोटेट कर रहा है। तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इसके मिड पॉइंट में है। मतलब इसका डायगोनल क्या होगा, a√2 होगा। अगर a है साइड ऑफ द स्क्वायर, a√2 होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये पॉइंट से a√2 डिवाइडेड बाय 2 डिस्टेंस में होगा, उसका आधा डिस्टेंस में होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास डायगोनल के मिड पॉइंट में है ना। तो डायगोनल का आधा लेंथ जाएंगे तभी सेंटर ऑफ मास को हम मीट कर पाएंगे। तो a/√2 डिस्टेंस में होगा ग्राउंड में जो पॉइंट है उससे। तो a/√2 डिस्टेंस में डायगोनल की तरफ सेंटर ऑफ मास होगा। अभी जब हम रोटेट करना स्टार्ट किए, सपोज ये वाला फिगर फॉर्म हुआ कुछ देर बाद,
तो ये वाला फिगर में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो दूसरे वाले केस में सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। फिर जैसे ही मैं रोटेट कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो रहा है, ये वाले पॉइंट से पोजीशन चेंज हो रहा है, पर ये वाले पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड है, a/√2 डिस्टेंस हमेशा फिक्स है। तो ये वाले जो रेफरेंस हाइट है, ये रेफरेंस हाइट से कौन से वाले केस में सेंटर ऑफ मास सबसे ऊपर जाएगा। तो जब रोटेट करते करते फिर से ये ऐसे पोजीशन में आ जाएगा, तब सेंटर ऑफ मास फिर से सेम हाइट में आएगा। जब पहले जितना हाइट था अभी भी सेंटर ऑफ मास का हाइट उतना होगा ग्राउंड से। तो ये दोनों के बीच में जो केसेस थे, मतलब जो ऐसे रोटेट हो रहा था फिर ऐसे आया, ये दोनों के बीच में जो केस था उसमें से एक केस ऐसा होगा जिसमें सेंटर ऑफ मास का हाइट ये ग्राउंड से ज़्यादा होगा। वो कौन सा केस होगा, जब ये वाला जो डायगोनल है वो डायगोनल एग्जैक्टली वर्टिकल होगा, क्योंकि जब रोटेट हो रहा है सिनेरियो कुछ ऐसा हो रहा है। अगर हम सेंटर ऑफ मास का खाली बात करें तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, तो फिगर कुछ ऐसा बनता है। अगर हम सेंटर ऑफ मास का बात करें तो ये वाला है सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन, और ये वाला है ग्राउंड का ये वाला पोजीशन। ये वाला पोजीशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स्ड है। मतलब सेंटर ऑफ मास का अगर बात किया जाए तो वो एक सर्कुलर आर्क में घूमेगा जैसे ये प्रोसेस हो रहा है। और ये वाले केस में, मतलब जो ये वाला केस है, ये वाले केस में वही इनिशियल हाइट में चला आया। मतलब ये सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन में ये ग्राउंड से इतना हाइट में था। अभी अगर ये वाला पोजीशन है सेंटर ऑफ मास का तो ये ग्राउंड से इतना हाइट में होगा। तो ये पीक वाले पोजीशन में सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट से होगा। और ये जो लाइन है मतलब इनिशियल पोजीशन, मतलब हाइट एच में जो था इनिशियल पोजीशन, ये वही है। तो इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम हाइट और कितना जाएगा वो क्या होगा, ये रेडियस, मतलब ये सर्कुलर आर्क का रेडियस माइनस एच। तो सर्कुलर आर्क का रेडियस क्या हो जाएगा, a/√2 पहले से निकाल रखे हैं। सेंटर ऑफ मास का रेडियस है a/√2। तो ये जो सर्कुलर आर्क था, ये सर्कुलर आर्क का रेडियस था a/√2। और ये इनिशियल जो रेफरेंस लेवल है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, उस वक्त ये जो हाइट था ग्राउंड से वो था h, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये इनिशियल रेफरेंस लेवल, इनिशियल हाइट h से कितना और ज़्यादा ऊपर गया वो हमारा सवाल है। तो कितना और ऊपर गया, मतलब ये वाला लेंथ पूछा है, ये वाला लेंथ कैसे निकालेंगे, ये सर्कुलर आर्क का रेडियस माइनस हाइट h, क्योंकि सर्किल अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो सर्किल कुछ ऐसा बनेगा। तो ये पॉइंट का डिस्टेंस तो रेडियस ही होगा ना, क्योंकि ये पॉइंट के अबाउट ही सब कुछ रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया सेंटर। तो ये रेडियस माइनस ये वाला हाइट हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हाइट जितना ऊपर सेंटर ऑफ मास जा सकता है, मतलब इससे और ऊपर सेंटर ऑफ मास नहीं जा सकता। तो यही पूछा था, मैक्सिमम हाइट ग्राउंड रेफरेंस लेवल से कितना जाएगा, और उसका आंसर हो जाएगा a/√2 जो रेडियस था माइनस h। तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी a क्या था, a तो मैं ले लिया था साइड, इसका साइड है h, मतलब इसका स्क्वायर का साइड है a। अभी क्वेश्चन में कुछ गिवन था क्या स्क्वायर का साइड के बारे में, नहीं क्वेश्चन में तो कुछ गिवन नहीं है स्क्वायर का साइड के बारे में, फिर भी हम निकाल सकते हैं स्क्वायर का साइड क्या है इन टर्म्स ऑफ h, क्योंकि a तो मैं ही इंट्रोड्यूस किया हूँ एक क्वांटिटी। तो एक्चुअल में साइड क्या है, ये अगर h है और स्क्वायर में एंगल होता है 45 डिग्री, मतलब डायगोनल और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का एंगल होता है 45 डिग्री। तो हम ट्रिकोनोमेट्री थोड़ा यूज करके स्क्वायर का साइड निकालते हैं। अगर मैं ये स्क्वायर का साइड a बोलता हूँ तो ये जो चीज़ है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा a/2। तो इसका थोड़ा जूम्ड वर्जन ये वाला है, ये है a/2, ये है h और ये है 45 डिग्री। तो h और a/2 के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं हम। tan 45 लगाएंगे, tan 45 क्या होता है, tan 45 h डिवाइडेड बाय a/2 होगा वो वाले ट्रायंगल में, और tan 45 1 होता है। तो h इक्वल्स टू a/2 हो जाएगा, मतलब a क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2h हो जाएगा। तो a का एक्चुअल वैल्यू है 2h, तो यहाँ पे a का जगह 2h डालेंगे, तो a का एक्चुअल वैल्यू है 2h। अगर 2h यहाँ पे डालेंगे तो ये पहला टर्म बन जाएगा √2 इंटू h माइनस h, तो ये बन जाएगा h इंटू √2 - 1। अभी सारे ऑप्शन में n की जगह 4 डाल के एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में n की जगह अगर 4 डालें हम लोग तो h इंटू 1/√2 का स्क्वायर बनेगा, मतलब h/2 बनने वाला है, ये h/2 बनने वाला है, और h/2 आंसर नहीं है।
तो ये गलत है। यहाँ पे n की जगह अगर हम 4 डालेंगे तो साइन पाई बाय 2 मतलब ये h बनेगा, h भी नहीं होगा। ये ऑप्शन में अगर n की जगह 4 डालते हैं तो ये ऑप्शन बनेगा h इंटू √2-1, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है।